नमस्कार। आज हम इंडिया साइंस चैनल पर आपके लिए कोरोना पर एक खास कार्यक्रम लेकर के आए हैं। इसका नाम है कोरोना को हराना है। इस कार्यक्रम में हम आपको वो तमाम जानकारियां देंगे, उन तमाम सवालों के जवाब देंगे जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, और वो विश्वसनीय जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे जो इस मुश्किल वक्त में आपके काम आ सकती हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं जाने माने फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया साइंस चैनल में। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं और जो हर किसी को परेशान कर रहा है कि ये जो कई रिसर्चेस में ये कहा गया है कि जो कोरोना का वायरस है वो एयरबॉर्न है, यानी कि हवा के जरिए फैल रहा है। अब ऐसे में जो हम लोग पहले से बचाव और सुरक्षा के उपाय अपनाते आ रहे थे, उसमें हम लोगों को क्या बदलाव करना पड़ेगा, और ये जो एयरबॉर्न कहा जा रहा है इसका मतलब क्या है, ये भी हमें समझाइए डॉक्टर साहब। देखिए, रेस्पिरेटरी डिसीजेज आर ऑलवेज एयरबॉर्न। कोई भी बीमारी अगर वो सांस की बीमारी है तो वो एयरबॉर्न होगी। एयरबॉर्न का हमारा मतलब होता है कि जो भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, पॉलन, पार्टिकुलेट मैटर मेरे अंदर जा रहा है तो उसका साइज कितना है। वायरसेस का साइज 1 से 3 माइक्रोन होता है। वायरसेस हवा के मेरे शरीर के बाहर ना उड़ सकते हैं, ना भाग सकते हैं, ना दौड़ सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जब मैंने अपने मुंह से वायरस बाहर निकाला तो मेरे मुंह के सिक्रीशंस गीले होके उसका साइज बढ़ा देते हैं। जितना वायरस का साइज ज्यादा होगा वो जाएगा, जमीन में जाके गिर जाएगा। अगर उसका साइज कम होगा तो वो हवा के अंदर में रहेगा जब तक वो सूख के नीचे नहीं गिर जाएगा। When we say एयरबॉर्न, इसका मतलब है कि वायरस का जो साइज है वो 5 माइक्रोन से कम है। वो हवा में जब तक रहेगा जब तक हवा है, हवा नहीं होगी तो नीचे गिर जाएगा। टीबी एक एयरबॉर्न बीमारी है। फ्लू एक ड्रॉपलेट बीमारी है। तो एयरबॉर्न का मतलब यह है कि अगर मैंने खांसी करी और अगर मैंने अगर मैंने छींक मारी तो वायरसेस मेरी हवा, मेरी नाक से निकल के उस कमरे में जिसमें वेंटिलेशन नहीं है वहां घूमते रहेंगे। उसे एयरबॉर्न बोलते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि एयरबॉर्न का मतलब है कि सड़क पे जा रहे हो और हवा में घूम रहा है, पार्क में जा रहे हो और पार्क में घूम रहा है और आपको अंदर पहुंच जाएगा, उसका मतलब एयरबॉर्न नहीं होता। एयरबॉर्न का मतलब होता है कि ऐसे एटमॉस्फेयर में जहां पे लिमिट क्राउडेड हो, इल वेंटिलेटेड हो, वहां पे आपका वायरस ज्यादा देर तक रहेगा और ज्यादा दूर तक जाएगा। जी, तो डॉक्टर साहब, अब ऐसे में जो बचाव के उपाय हैं, क्या कुछ अलग से हम लोगों को बचाव के उपाय उपाय करने हैं, या फिर जो हम लोग करते आ रहे हैं कोरोना से बचने के लिए वो करने हैं, या फिर इसमें अब कुछ और खास ध्यान रखना पड़ेगा? बेसिकली वो मास्किंग इज नंबर 1। जब एयरबॉर्न नहीं होता था तो हैंड सैनिटाइजेशन यूज टू बी नंबर 1। जब हम बोलते हैं कि एयरबॉर्न ज्यादा है देन मास्किंग बिकम्स नंबर 1। सो अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आपको बीमारी भयानक हो सकती है। अब दिक्कत ये आ रही है, नया वायरस आ गया है जिसे हम 617 वायरस बोलते हैं इंडिया में, या यूके वाला वायरस है। ये जो 617 वायरस इंडिया में, हमें नहीं मालूम इसने इंक्यूबेशन पीरियड कम तो नहीं कर दिया। हमें इतना मालूम है ये कंटेजियस ज्यादा है। ये भी हो सकता है कि ये जो नए वायरसेस आ रहे हैं दे आर मोर एयरबॉर्न देन द प्रीवियस वायरसेस। सो आज की डेट में हमें अपने पैरों का लॉकडाउन करना है, यानी कि जहां बैठे हो वहां रहो। आप अगर कहीं मूव कर रहे हो तो ऐसी डायरेक्शन में मूव ना करो जहां पे कोई दूसरा आदमी खड़ा हो जो अनजान हो। अगर आपने मास्क पहन रखा है और उसने भी मास्क पहन रखा है तब सीरियस बीमारी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। याद रखिए, दो चीजें होती हैं, वायरस मेरे अंदर गया, वायरस मेरे मुंह से बाहर आया। मेरे अंदर जो वायरस जा रहा है दैट डिसाइड्स माय वायरल लोड, कि मेरे को कितनी बीमारी होगी। अगर मैंने मास्क पहन रखा है तो मेरे अंदर में वायरसेस कम जाएंगे।
मेरे को हल्की बीमारी होगी। अगर मैंने बहुत ज्यादा वायरसेस को अंदर इनहेल किया तो मेरी बीमारी सीवियर हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, अब ऐसे में जो अगर कोई अपने ऑफिस में काम कर रहा है या अकेला है, उसके आसपास कोई नहीं है, तो ऐसे में भी अब मास्क लगाना जरूरी है, या फिर घर में अगर हैं तो घर में भी मास्क लगाना जरूरी है क्या? जी नहीं, अगर आप पार्क में जा रहे हैं मास्क की जरूरत नहीं है, साइकिलिंग कर रहे हैं मास्क की जरूरत नहीं है, आप लोगों से दूर हैं मास्क की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में हैं मास्क की जरूरत नहीं है। मैंने इस वक्त में मास्क नहीं पहन रखा है, लेकिन अगर मेरे कमरे के अंदर में क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, अगर मेरे कमरे में क्राउडेड लोग हैं तो मुझे मास्क पहनना होगा। क्योंकि अगर कोई भी आदमी बाहर से आता है, आज की डेट में एवरीबडी इज हैविंग इन्फेक्शन अनलेस प्रूव अदरवाइज। कल हमने एक खबर पढ़ी कि भारत से हांगकांग के अंदर में एक फ्लाइट गई, उसमें से करीबन 49 पीपल वर टेस्टेड पॉजिटिव, यानी कि इनको सिम्टम्स नहीं थे। तो आज की डेट में सोच के चलिए कि कोई भी आदमी आपसे मिलने आ रहा है वो कोरोना पॉजिटिव है, आपको प्रिकॉशंस लेनी है। और आज की डेट में सबसे बड़ी जो प्रिकॉशन है वो है डबल मास्किंग। जी डॉक्टर साहब, इसके बारे में ही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये जो डबल मास्किंग है, वो अगर करनी है तो किस तरह से करनी है, और वो कैसे सेव कर सकती है हम लोगों को? से डबल मास्किंग का मतलब है, एक जो कपड़े का मास्क होता है वो 17%, सर्जिकल मास्क 80%, N95 प्रोटेक्शन देता है। N95 मास्क पहन के काम करना आसान नहीं है, इसलिए वो डॉक्टरों के लिए छोड़ दीजिए। आप सर्जिकल मास्क पहनिए, उसके ऊपर में जब कोई आए तो कपड़े का मास्क पहन लीजिए, चला जाए तो कपड़े का मास्क उतार लीजिए। इसे हम डबल मास्किंग बोलते हैं। डबल मास्किंग का मतलब है घर से बाहर, अभी तो दिल्ली में तो खास लॉकडाउन है, लेकिन कहीं पर भी घर से बाहर निकलते हैं तो आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है। डबल मास्किंग का मतलब है एक ऑर्डिनरी मास्क और एक इफेक्टिव मास्क जो कि सर्जिकल हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो डबल क्लॉथ मास्क आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक और जो लोगों के सवाल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इसको लेकर के लोग परेशान हैं कि आजकल जब लोग टेस्ट करा रहे हैं तो आरटीपीसीआर टेस्ट में नेगेटिव रिपोर्ट आती है, लेकिन उसके बाद जब वो सीटी स्कैन कराते हैं तो उसमें पॉजिटिव रिपोर्ट आती है। तो इस स्थिति में लोग क्या करें? क्या जो आरटीपीसीआर, जो अभी वायरस का स्ट्रेन है, क्या वो आरटीपीसीआर में डिटेक्ट नहीं हो रहा है, या फिर लोगों के सामने ऑप्शन क्या है होने चाहिए इस समय, डॉक्टर साहब? हमें ये समझ में आना चाहिए कि जब मेरी बॉडी के अंदर में ये वायरस करता क्या है। ये वायरस मेरे शरीर में माचिस की तिल्ली की तरह आके आग लगा के निकल जाता है। नॉर्मली जब घर में आग लगती है तो सबसे पहले आप फायर ब्रिगेड को बुलाते हो, ना कि पुलिस को। पुलिस आके एफआईआर लॉन्च करेगी और ढूंढेगी आग किसने लगाई। पहले आप फायर ब्रिगेड को बुलाते हो ताकि आग को बुझाए। आग को बुझाने वाला जो टेस्ट है वो बताएगा घर में आग कितनी लगी है, उसे हम सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट बोलते हैं। अगर आप पुलिस को पहले बुलाओगे कि पहले आके चेक करे कि चोर है कि नहीं, चोर कौन था, आग किसने लगाई, तब तक तो बिल्डिंग पूरी जल जाएगी। आज के टाइम पे जब 3 लाख केसेस रोज के हो रहे हैं, समझ लीजिए हर एक केस पे 30 पेशेंट्स में भी एसिम्टोमेटिक पॉजिटिव और 30 में भी पेशेंट जिन्होंने टेस्ट नहीं कराया है। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर 90 लाख केसेस रोज के हो रहे हो। इस सिचुएशन में टेस्टिंग की कोई अहमियत नहीं है। ना टेस्ट होगा, ना समय पे होगा, ना समय पे रिपोर्ट मिलेगी, और रिपोर्ट भी मिलेगी तो उसमें से 100 में से 30 लोगों में कोरोना नेगेटिव होगा, लेकिन आपको कोरोना होगा। और जो नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं हो सकता है वो आरटीपीसीआर में नेगेटिव आए। अगर आपका एस जीन टारगेट फेलियर है, ई जीन टारगेट फेलियर है, इस प्रकार के टेस्ट नेगेटिव आ सकते हैं। तो आज की डेट में अगर आपको लग रहा है कि ये कोरोना है तो अपने डॉक्टर से बात करके तुरंत अपने घर की आग बुझवाएं, ट्रीटमेंट चालू करें, वेट ना करें कि चोर पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया। आप सीआरपी भी कराना चाहेंगे, जो सी रिएक्टिव प्रोटीन ये बताता है कि कितनी मंजिला में चोट आग लगी है, वो भी आज की डेट में शॉर्टेज है, होगा नहीं। इसे बोलते हैं मिटिगेशन। क्लिनिकली आप सोचो,
अगर आपको लगता है कि मोडस ऑपरेंडी कोरोना का है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस है कि ये कोरोना होगा, आप ट्रीटमेंट चालू करिए और लोगों को बचाइए। जी डॉक्टर साहब, अब ऐसे में बहुत बड़ा जरूरत ये हो जाती है कि लक्षण जो है उससे हम पहचाने कैसे कि कोरोना है या नहीं है, क्योंकि आमतौर पे जो कोरोना के लक्षण होते हैं, सर्दी खांसी, बुखार या गले में खराश, उसके अलावा अब और बहुत से नए नए तरह के लक्षण दिख रहे हैं, जैसे स्किन पे रैशेस हो जाते हैं। तो कौन कौन सी चीजें डॉक्टर साहब इस समय अगर हो और उस समय आप किसी को ये समझना चाहिए कि उससे कोरोना है और इलाज शुरू करना चाहिए? भारत सरकार ने कहा है कि 16% लोगों को पूरे इंडिया में पॉजिटिविटी रेट है। दिल्ली सरकार का पॉजिटिविटी रेट 30% है। 30% इस बीमारी की फॉल्स नेगेटिविटी है। तो दिल्ली में इस वक्त में अगर आपको कोई भी सिम्टम है तो 100 में से 40% लोगों को ये वायरस निकलेगा। यानी कि आज की डेट में हर बीमारी का कोई भी सिम्टम आपको हो रहा है वो कोविड हो सकता है। सो बेसिकली टुडे कोविड इज, आपको रैश आ गया है, आपको फटीग हो रही है, आपको थकान हो रहा है, आपको लो ग्रेड फीवर है, आपको अनएक्सप्लेन्ड हेडेक है, आपको डायरिया हो रहा है, आपको एनोरेक्सिया हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, ये सारे लक्षण कोविड के हैं। तो आज की डेट में अगर आपको लग रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ, डॉक्टर से बात करें। डॉक्टर को लगा ये कोरोना हो सकता है, वो ट्रीटमेंट चालू करेगा। आप आज की डेट में इवन इन द बेस्ट ऑफ द पीपल रिपोर्ट आपको 2 से 3 दिन से पहले नहीं मिल पा रही है। अगर आप रिपोर्ट का वेट करोगे तब तक तो आपके फेफड़े जल जाएंगे या शरीर जल जाएगा। इसलिए टेस्ट जरूरी है आइसोलेट करने के लिए। लेकिन अगर आप अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, आपने आइसोलेट कर लिया तो तुरंत अपना इलाज चालू करवाएं। जी डॉक्टर साहब, और आजकल इसी वजह से पैनिक भी बहुत ज्यादा है। लोग ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि अगर उन्हें कोरोना हुआ है और किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे घर पर इलाज करना है या फिर अस्पताल की तरफ भागना है। तो मैं डॉक्टर साहब ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति ये कैसे पहचाने कि अब वक्त हो गया अस्पताल जाने का, या फिर अब हमें घर पे ही इलाज करना है? अगर आप कोमॉर्बिड हैं, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, आपको कोलेस्ट्रॉल है, पेट का मोटापा है, कैंसर के मरीज हैं, किडनी के मरीज हैं, लिवर के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, तो आपको कोविड खतरनाक हो सकता है। इस सिचुएशन में अपने डॉक्टर से बात करके तुरंत एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टेरॉइड्स एंड ब्लड थिनर्स, नॉन हिपैरिन ब्लड थिनर्स तुरंत चालू करवा लें। वेट ना करें, ना रिपोर्ट का ना सीआरपी का, आप इसको चालू करा लें। अगर आप जल्दी चालू करा लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका सीआरपी, जिसे सी रिएक्टिव प्रोटीन बोलते हैं, बड़ा सस्ता टेस्ट है, 5वें दिन में 5 से ज्यादा है या रिएक्टिव है, 10वें दिन में 10 से ज्यादा है या रिएक्टिव है, तो इसका मतलब है आपका निमोनिया बिगड़ गया है। अगर आपका निमोनिया बिगड़ गया है तो तुरंत देखें कि मैंने एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई ली कि नहीं ली, ली तो एडिक्वेट ली कि नहीं ली, मेरे को ब्लड थिनर ऐसा तो नहीं है नहीं मिले हैं, और मिले हैं तो कम तो नहीं मिले हैं। इसके अलावा अगर आपको निमोनिया हो गया है तो घर में आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। ऑक्सीजन आपकी 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर तक आप घर में इंतजाम कर सकते हैं। कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर आपको हॉस्पिटलाइजेशन मिलेगा। इस वक्त में ह्यू एंड क्राई है कि बाजार में रेमडेसिविर नहीं मिल रही। रेमडेसिविर इज स्टिल नॉट एन एसेंशियल ड्रग। इट इज नॉट ए ड्रग जो कि WHO द्वारा ये बताई गई हो कि इससे जान बच सकती है। रेमडेसिविर का कहीं WHO का इंडिकेशन नहीं है कि नहीं देने से आदमी मर जाएगा या देने से बच जाएगा। रेमडेसिविर आपकी हॉस्पिटलाइजेशन ड्यूरेशन को 2 दिन कम कर सकती है। तो इसलिए ये गिल्ट से लोगों को, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो ये गिल्ट नहीं आना चाहिए कि रेमडेसिविर मिल जाती तो शायद मेरा मरीज बच जाता। आज मरीज अगर नहीं बच रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि आप अपना ट्रीटमेंट डिलेड चालू कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, घर पर भी अगर इलाज कर रहे हैं तो आजकल ऑक्सीजन
बहुत मुश्किल है मिलने के लिए, लोगों को नहीं मिल रही है, कई जगह पे लोग ट्राई भी कर रहे हैं। तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे अगर ऑक्सीजन नहीं है या कम हो रही है या फिर अस्पताल लेकर के जाना है तो घर पर कुछ ऐसा ट्रीटमेंट या ऐसा कुछ कर सके जिससे कि ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है वो कुछ हद तक कम हो सके? आप सिर्फ घर में 3 काम कर सकते हैं। काम नंबर 1 कि स्टेरॉयड ऐसा तो नहीं है नहीं मिल रहे। काम नंबर 2, ऐसा तो नहीं है कि ब्लड थिनर्स आपको नहीं मिल रहे, अगर मिल रहे हैं तो इनएडिक्वेट डोज पे मिल रहे हैं। नंबर 3, पेट के बल सो जाइए। आपकी ऑक्सीजन की कमी आपको कम से कम 1 से 2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे बेड अरेंज करने के लिए। अगर आप पेट के बल सोते हैं तो आपकी ऑक्सीजनेशन इंप्रूव हो जाती है। ये 3 चीजें अगर आप करेंगे, यू कैन बाय टाइम। अगर आपने ये तीनों चीजें नहीं करी एंड बेड नहीं मिला टाइम पे, तो फिर आपकी मृत्यु हो सकती है। डॉक्टर साहब, दवा की अगर हम बात करें तो ऐसे टाइम में सही दवा लेना कितना जरूरी है, या फिर कोई ऐसी घरेलू दवा भी है जो ले सकते हैं, या फिर जिस तरह के सिम्टम्स है उस तरह से इसमें इलाज होता है डॉक्टर साहब? 2 चीजें हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल में सिर्फ स्टेरॉइड्स हैं, ब्लड थिनर्स हैं। ये दोनों ना आयुर्वेद में है, ना होम्योपैथी में है, ना नेचुरोपैथी में है, ना यूनानी में है। ये 2 मेडिसिन जो लाइफ सेविंग है, उसके लिए आपको मॉडर्न मेडिसिन के पास आना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी दवाई लेते हैं, खांसी की, जुकाम की, एलर्जी की, डायरिया की, कॉन्स्टिपेशन की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 एसेंशियल मेडिसिन हैं इसमें। वो क्या रहा है, लोग बाकी सारी दवाइयाँ ले रहे हैं, ये 2 एसेंशियल मेडिसिन टाइम पे नहीं मिलती, वो कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। ना हमारे पास में किसी और सिस्टम में स्टेरॉयड हैं, ना किसी और सिस्टम में हमारे पास में ब्लड थिनर्स हैं। ये 2 चीज़ें मॉडर्न मेडिसिन में हैं। तो आज की डेट में अगर कोई पेशेंट सीरियस होता है तो उसे ये 2 दवाई मिलनी बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, और एक और जो बात बहुत जरूरी है लोगों के लिए जानना, कि अगर घर में कोई कोरोना पेशेंट है तो घर के बाकी लोगों को किस तरह से इसका ध्यान रखना चाहिए, और घर पर इलाज करते समय कौन सी बातें हैं जिनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए डॉक्टर साहब? आज की डेट में टेक इट फॉर ग्रांटेड कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो घर में सारे पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ये वायरस बहुत ज़्यादा कंटेजियस है। आज नहीं तो कल सबको सिम्टम्स आ जाएंगे। सबको साइमल्टेनियसली ट्रीटमेंट करने की कोशिश करिए। अगर मेरे घर में 11 लोग हैं मान लीजिए, तो मैं सबसे पहले बैठ के कागज पेंसिल लेके बैठूंगा कि मेरे घर में कितने बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम है। मान लीजिए 11 में से 4 बच्चे हैं जिनकी उम्र 12 साल से कम है, तो मैं उनको अलग कर दूंगा कि इनको सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, इन्हें कोरोना हो भी गया तो कोई चिंता नहीं। सबसे पहले मैं ये करूंगा, किन किन को पॉजिटिव है उनको एक कमरे में डाल दूंगा, किन किन को सिम्टम्स है उनको अलग कर दूंगा, जिन जिन को सिम्टम्स नहीं है अलग कर दूंगा। बच्चों को जिनकी उम्र 12 साल से कम है, मैं सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दूंगा। नंबर 2, वो सारी औरतें जो मेंस्ट्रुएटिंग हैं, यानी कि 12 साल से लेके 40 साल तक या 45 साल तक जो मेंस्ट्रुएटिंग विमेन है, उनको मैं अलग कर दूंगा। मुझे मालूम है कि इनको सीरियस नहीं होने वाला। इनको मैं सिर्फ क्लॉट प्रिवेंशन के लिए एस्पिरिन को डाल दूंगा, बाकी सारा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दूंगा। फिर मैं उस ग्रुप को आइडेंटिफाई करूंगा जो ग्रुप को वैक्सीन लग चुका है। उनको वैक्सीन के बाद अगर कोविड हो गया तो उनको बचाने के लिए मैं इमीडिएटली ब्लड थिनर्स चालू कर दूंगा, चाहे वो एस्पिरिन हो चाहे वो रिवरोक्साबैन हो। मैं उनको इमीडिएटली एस्पिरिन और रिवरोक्साबैन चालू कर दूंगा जिन लोगों को वैक्सीन लग चुके हैं। बाकी बच्चे 11 में से 2 या 3 लोग जो हाई रिस्क हैं, जिनको अगर कोविड हो गया तो खतरा हो सकता है, मैं सारा उनको फोकस करके उनको वॉच करूंगा अर्ली सिम्टम्स के लिए और अर्ली ट्रीटमेंट लूंगा। मेरा सारा फोकस उनके ऊपर में रहेगा जिनको ना वैक्सीन लगा है, ना कोरोना हुआ है, और जो हाई रिस्क लोग हैं। ऐसे 11 में से 1 या 2 होंगे मेरे घर पे जिनको मैं फोकस करूंगा। दैट्स द वे वी हैव टू डू इट। उनको मैं प्रिवेंशन के लिए आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन दूं ना दूं वो आपकी मर्जी है, आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। मोस्ट एसेंशियल थिंग इज कि इन लोगों को अगर हल्का सा भी सिम्टम आता है तो मैं एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टेरॉइड्स
एंड ब्लड थिनर इमीडिएटली स्टार्ट कर दूंगा, रिपोर्टों का वेट नहीं करूंगा। डॉक्टर साहब, अगर कोई व्यक्ति किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है, तो ऐसे में कितने वक्त के बाद या कितने वक्त तक उसमें लक्षण दिख सकते हैं, और या फिर कब तक इंतजार करना चाहिए? अगर मान लीजिए किसी के संपर्क में आए, 7 दिन तक लक्षण नहीं दिखे या 10 दिन तक लक्षण नहीं दिखे, तो ये मान लेना चाहिए कि अब उसमें कोरोना नहीं है, या फिर कुछ और प्रिकॉशन लेना चाहिए? सबसे पहले तो आप चेक करिए कि आपने ब्लंडर किया कि नहीं किया। आप किसी से मिले और मास्क नहीं पहन रखा था, फिर तो आपको दंड तो मिलेगा ना। कोरोना तो आपको होगा अगर आप बिना मास्क पहने गए। अगर आप मास्क पहन के किसी से मिले, पहले हम कहते थे कि 5 दिन तक लक्षण आएंगे, और पहले हम कहते थे कम से कम 15 मिनट का एनकाउंटर चाहिए। नए वायरस का हमें नहीं पता। नए वायरस में हमें दिख रहा है कि लक्षण सेकंड डे भी आ रहे हैं, थर्ड डे भी आ रहे हैं। तो मेरा मानना यही है कि अगर आप किसी से मिले हो, 1 या 2 दिन में लक्षण आ जाएंगे, और अगर आपको लक्षण नहीं है तो चांसेस कम है कि आपको कोरोना होगा। लेकिन अगर पुराने वाला कोरोना है, वो भी मार्केट में फैल रहा है, तो उसके लिए 5 दिन में लगते हैं कोरोना होने के लिए। आज अगर आप गलतियां करते हो, आप बिना मास्क पहने किसी से मिलते हो, तो फिर कोरोना होना निश्चित है, क्योंकि इस वक्त में पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है। डॉक्टर साहब, जिन लोगों को कोरोना हो चुका है और जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, क्या उनके शरीर में एंटीबॉडीज बन चुकी होंगी, या फिर उन्हें भी खतरा है दोबारा से होने का? उन लोगों को भी कितनी ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए? आपके घर में चोर आया, आपने वैक्सीन लगवाया, और आपने स्पेशल पुलिस प्रोटेक्शन मंगवाई। आपके घर में स्पेशल पुलिस प्रोटेक्शन आई, और उसने आपको, वो चोर आपके घर में दोबारा नहीं घुसेगा। लेकिन अगली बारी डाकू तो घुस सकते हैं, टेररिस्ट तो घुस सकते हैं आपके घर में, कोई और तो आ सकता है। तो इसलिए री इन्फेक्शन विद अदर न्यू वायरसेस कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। इसलिए हमें 5% री इन्फेक्शन दिख रहा है, और हमारे को वेरी हाई कोविड दिख रहा है वैक्सीनेशन के बाद में। वैक्सीनेशन इज अ स्पेशल प्रोटेक्शन ओनली फॉर दैट वायरस। दूसरे वायरसेस को वो वैक्सीन प्रोटेक्ट नहीं करेगा। इसी प्रकार से री इन्फेक्शन इज ए पॉसिबिलिटी। आपको कोरोना हुआ है, नहीं हुआ है, वैक्सीन लगा है, नहीं लगा है, आपने प्रिकॉशन लेनी है। याद रखिए, कल अमेरिका ने क्या कहा है। अमेरिका में अगर आपको 2 वैक्सीन भी लग चुके हैं, तो भी आप भारत में एसेंशियल नहीं है तो मत जाएं। यानी कि वहां जाके आपको नए स्ट्रेन का वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। और ये भी ध्यान से सोचिए कि अमेरिका ने अगर बोला है कि 2 अमेरिकन वैक्सीन, मॉडर्ना और फाइजर के लग चुके हैं, फिर भी अगर आप इंडिया में जाओगे तो इंडिया वाली स्ट्रेन का वायरस आपको हो सकता है। यानी कि उनकी एडवाइजरी ये भी कहती है, इवन मॉडर्ना एंड फाइजर मे नॉट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द न्यू स्ट्रेन इन द कंट्री। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल। 1 मई से 18 साल से ऊपर सभी लोग के लिए वैक्सीन ओपन हो रही है अब, तो ऐसे में आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? और जब लोग वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, तो उससे पहले क्या लोगों को कुछ तैयारी करनी चाहिए? See, vaccination is a drug. Drug has to be given under a medical supervision. Talk to your GP, talk to your doctor, नंबर 1। नंबर 2, सबसे पहले अपने आप से ये पूछो कि मेरे को प्रो इन्फ्लेमेटरी या प्रो थ्रोम्बोटिक स्टेट तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वैक्सीन मेरा इन्फ्लेमेशन बढ़ा देगा या वैक्सीन मेरा थ्रोम्बोसिस बढ़ा देगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वैक्सीन से मेरे को कोई एलर्जी हो जाएगी या एनाफिलैक्सिस हो जाएगी। हमेशा वैक्सीन अपने डॉक्टर की परमिशन से, अपने डॉक्टर के कहने पे आप उसको लगवाएं और अकॉर्डिंगली प्रिकॉशंस लें। आज की डेट में 3 चीज़ें हम कहना चाहते हैं। कोविड से ना कोई मरे, ना कोई बिके। पूरे कोविड का इलाज 35 रुपए में भी पूरे भारत में हो सकता है। प्रेडनिसोलोन एंड वारफरिन का पूरा ट्रीटमेंट जन औषधि में 36 रुपए का अवेलेबल है। पूरा ट्रीटमेंट, आप उससे बच सकते हैं। हम चाहते हैं कि वैक्सीन से सबको लगे,
और कोई कॉम्प्लिकेट ना हो। या हम चाहते हैं सबको लगे और कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से पूछें, क्या मेरे लिए वैक्सीन सेफ है, कौन सा सेफ है, क्या वैक्सीन के बाद में मुझे क्या फॉलो अप करना है। दैट विल वेरी इन हाई रिस्क इंडिविजुअल्स। इन नॉर्मल पॉपुलेशन देयर शुड बी नो डिफरेंस। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इतनी ज़रूरी जानकारियाँ हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया साइंस पर हम आपके साथ ऐसी ही बहुत ही ज़रूरी और विश्वसनीय जानकारियाँ लगातार साझा करते रहेंगे। नमस्कार।